राघोपुर में हमको दुइये चीज दिखता है, पता है क्या? क्या? बरसात में एगो बरसाती मेढक आ चुनाव में नेताजी। दिखबे करेगा। इस बार लग रहा है दोनों एक साथ दिखे। हाँ, बताओ हम लोग कहाँ बैठे हुए हैं? पेड़ के नीचे भाई, पीपल ना के ना, पेड़। पेड़ के नीचे कहाँ है? हम सब विश्व के चौथा अर्थव्यवस्था के में बैठे हुए हैं, बीच में। मतलब चौथी अर्थव्यवस्था वो दिख रहा है, चौथा अर्थव्यवस्था। चौथी अर्थव्यवस्था क्या दिख रहा है? सब सुने हैं कि बहुत विकास कर रहा है अपना देश। हाँ, विकास तो कर रहा है कि यहाँ से 10 किलोमीटर पीछे गंगा नदी है और यहाँ पे पहुँचा हुआ है। इतना विकास। तब क्या क्या सुविधा मिला है इस बार पानी में? सुविधा तो मंत्री जी सब आए, मतलब वादा किए, पेपर में सुने कि नाव मिल रहा है, कि सबको नाव मिलेगा। मतलब अपना क्या बोलते हैं, रोजगार और खाना पीना लाने के लिए नाव का सुविधा दिया जाएगा। नाव देखे हैं? अरे अभी तक कहाँ दिखा है, नाव कहाँ दिख रहा है? भेजे हैं मंत्री जी, भेजे हैं, आपको दिखा नहीं होगा। अच्छा, कहाँ भेजे हैं? सबमरीन भेजे हैं। अच्छा, ओ गंगा के नीचे नीचे ही जा रहा है। कुछ दिन पहले सुने थे हम कि सिंगापुर बनने वाला है। वही तो, सिंगापुर बनने वाला है। तो मंत्री जी बोले क्या कि देखिए सिंगापुर जो है, शेरा जी आपको पता होगा कि समुंदर किनारे है ना, समुंदर से जुड़ा हुआ है और सबसे बिजी बंदरगाह वहाँ पे है चीन में, शंघाई के बाद। तो मंत्री जी सोचे ना कि यहाँ पे ऐसा करते हैं, पहले पानी भेजते हैं, तब फिर अभी जो नाव आपको दिख नहीं रहा है ऊपर में, तब नीचे से भेजे हैं सबमरीन। गंगा किनारे किनारे अंदर अंदर घूम रहा है सबमरीन। तो वहाँ सबसे बड़ा साधन है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट आयात निर्यात होता है सिंगापुर में। उसी तरह से यहाँ से भी जो है पहले पानी भेज दिए हैं और कहे हैं कि इसके माध्यम से आयात निर्यात है। अच्छा, अब समझ में आया? हाँ समझ में आया। समझ में आया ना? अच्छा, सिंगापुर का इंफ्रास्ट्रक्चर से मैच कर रहा है कभी भी? देखिए सिंगापुर का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये लोग के बरगलाने वाला बात है कि सिंगापुर हो सकता है। सिंगापुर के बारे में जब सुने हम, पेपर में हम भी पढ़े, देखे कि भाई बहुत सारा न्यूज़ में अफवाह है कि सत्य है। तो सिंगापुर में 59 लाख आबादी रहता है, ठीक है। वहाँ पे इंडस्ट्री जो है, वहाँ पे जो इनकम का साधन है, स्रोत है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा आईटी सेक्टर, उसके बाद बैंकिंग, उसके बाद बंदरगाह है तो आयात निर्यात। तो समझिए कि और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टूरिज़्म। तो वहाँ पे इतना सारा बंदोबस्त है। यहाँ भी तो टूरिज्म है। ये सब क्या है? ये टूरिज्म के लिए ना कर रहे हैं। ये टूरिज्म नहीं है, तो ये क्या तो है? अरे नाव मिल रहा है, सबमरीन नीचे से जा रहा है, तो अब कैसा टूरिज्म चाहिए? टूरिज्म यहाँ पे चाहिए ना, ऐसा टूरिज्म चाहिए कि आके आदमी घूम सके। इसमें जो है नहीं आएंगे। कुछ दिन पहले हम देख रहे थे अपना क्षेत्र में, राघोपुर में, कि नेताजी लोग आ रहे थे। अच्छा, ठीक है। अब बड़का वो गाड़ी आ रहा था, बहुत मतलब हैवी व्यवस्था था उन लोग का, कि देखे कि एकदम पूरा प्रचार प्रसार। आज जब उनसे कुछ मिले हमको नेताजी, तो उनसे बात पूछे तो राघोपुर के विकास का बात वो को नहीं बता, वो देश का विकास के बात बता रहे थे। अच्छा, हाँ, कि हमारा भारत जो है चौथी अर्थव्यवस्था है पूरे वर्ल्ड में। अच्छा, रहा बात सिंगापुर बनाने के मॉडल कहने के बाद, तो सिंगापुर में औसतन मासिक वेतन पता ही होगा। औसतन मासिक वेतन 3 लाख से 3.5 लाख है। और राघोपुर का औसतन मासिक वेतन 8 से 12 हज़ार। तो सरकार सोची क्या कि ऐसा करते हैं ना कि पहले पानी भेजते हैं, उसके बाद नीचे से सबमरीन डाल दिया है अभी, और उसके बाद बोला है कि राघोपुर का आदमी आयात निर्यात शुरू कर दे, इसलिए मॉडल बनाने के लिए इसमें पानी डाला गया है। अच्छा, अब समझ में आया? हाँ आ रहा है समझ में। जानते हैं शेरा जी, राघोपुर में हमको दुइये चीज दिखता है, पता है क्या? क्या? बरसात में एगो बरसाती मेढक और चुनाव में नेताजी। दिखबे करेगा। इस बार लग रहा है दोनों एक साथ दिखेंगे। हाँ, इस बार तो सबसे बड़ी बात है कि दोनों जो है एक साथ दिखेंगे, बरसाती मेढक भी और नेताजी भी। मतलब हम लोग तो सोच रहे हैं कि कुछ दिन और पानी रह जाए, नेताजी जरूर आएंगे। हाँ जरूर आएंगे, एकदम नेताजी आएंगे। नेताजी सबमरीन भेजे हैं, तो हो सके अंदर से देख भी रहे हैं, हो सकता है ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से कैप्चर कर रहे हैं, दिखाते हैं कि हाँ ऊपर से हम देख रहे हैं। धरातल पे नहीं है, ऊपर से देखते हैं, अभी तक धरातल पे नहीं है। नेताजी तो सब चीज भेजते भी हैं कि हाँ आदमी को मिले सर सुविधा। हाँ, बहुत मिलता है। आज तक क्या मिला? आज चल जाइए इधर पीछे की तरफ, हम लोग के पीछे। अभी हम बताते हैं, पूरा राघोपुर में 90% आबादी जो है, जो इसका लुत्फ उठा रहा है। ये जो आप बोल रहे थे कि अभी टूरिज्म का व्यवस्था का लुत्फ उठा रहा है,
बस राघोपुर के आदमी जो 8,000 रुपया डेली मंथली है जिसका, वही टूरिज्म का लुत्फ भी उठा रहा है। कितना लोग तो फैक्ट्री खोले हुए हैं हाँ, कि सबमरीन आएगा तो जो है इधर से निकलेगा, ये सारा पानी किधर जाएगा? बंगाल के खाड़ी में। बंगाल के खाड़ी जैसी गिरा उसके बाद समुंदर अपना, और राघोपुर से आयात निर्यात शुरू हो जाएगा। मतलब हम लोग को शिफ्ट किया जाएगा एकदम। हाँ, यही है, बंगाल के खाड़ी के पास जाके शिफ्ट कर, हाँ शिफ्ट करके वहाँ से जितना सामान है आपका भेजा जाएगा, आयात निर्यात बढ़ जाएगा, और हम लोग सिंगापुर के लोग कहलाएंगे। कितना बढ़िया दिमाग लगाए, कितना बढ़िया दिमाग लगाए। मतलब 1 महीना पहले उनको अनुभव था कि ऐसा हो सकता है। ऐसा हो। तो शुभम भाई एक बात बताओ, यहाँ के लोकल पत्रकार सब है जो यहाँ का स्थिति दिखा रहा है, सब स्थिति दिखा रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन जो निचला इलाका है वहाँ की स्थिति काहे नहीं दिखा पा रहा? दूर बुर्बक कहीं का पत्रकार यहाँ का जितना भी सूखा इलाका है, अच्छा। वहाँ तो दिखा ही रहा है। हाँ। लेकिन बात यह है कि जो वहाँ आपको नहीं दिख रहा है, पत्रकार जाते हैं, जो सबमरीन भेजे हैं पानी के नीचे नीचे, उसमें बैठ के जाते हैं, लेकिन बेचारे का कैमरा उतना जो है हाई क्वालिटी का नहीं है जो गंगा चीर के किनारे वाले लोगों का दृश्य दिखाए। तो अपन पत्रकार कहाँ से दिखेगा? हाँ, बेचारा पत्रकार के ही नहीं दिखता है। लेकिन वो सबमरीन जो भेजे हैं ना, नाव के जगह इधर सबमरीन भेजे हैं, तो उस सबमरीन में रहता है। लेकिन जो है वो दिखता नहीं है, बेचारे का कैमरा उतना नहीं है कि गंगा के लहर को चीर के ऊपर का तस्वीर दिखा पाए। नहीं तो पत्रकारिता तो है। अब पत्रकार यहाँ क्या है भाई, आम जनता ही यहाँ का पत्रकार है, बाकी तो पत्रकार कभी। शुभम भाई एगो बात पूछिए। अच्छा, आप अगर सरकार को एक सलाह देना चाहते हैं कि राघोपुर द्वीप को बाढ़ से हर साल जो बाढ़ आ जाता है उसे कैसे बचाया जाए? जानते हैं शेरा भाई, हाँ, इससे एक कहानी हमको याद आ गया। हम आपको कहानी के थ्रू बताते हैं। बताइए। बनारस में बैठे हुए थे, तो वो बड़ा लोकप्रिय नेताजी हमसे मिले। तो हम उनसे पूछे कि गरीबी, भूखमरी, बाढ़, भूकंप, ये सब समस्या पे चर्चा हम कर रहे थे कि इसको दूर कैसे किया जाए। अच्छा। तो नेताजी बड़ा बढ़िया से वो नेताजी थे? हाँ, वो भी नेताजी। सोच से में हो जाएगा, मच कर जाएगा। चलिए बताइए। तो वो बताएं क्या कि हम गए थे मालदीव, अब बड़ा वहाँ का कहानी किस्सा बताए। तो सब कुछ का एक ही उपाय लगा कि नेताजी का जवाब क्या था कि इसको मालदीव बना दिया जाए। अब अच्छा। कैसे बनेगा? तो वहाँ का आबादी जो है पेड़ पे रहता है। अच्छा। मकान बना के। तो नेताजी का इनडायरेक्टली वे में कहने का यही मतलब है कि राघोपुर वासियों जो है ना, अब जो है आप क्या काम कीजिए कि पेड़ पे मकान बना लीजिए। उसके बाद जो है कुछ हद तक के आपको जो है ये होगा कि आपका घर नहीं डूबेगा पानी में। अच्छा। बाकी आप ऊपर में बैठे रहेंगे। हाँ, मतलब कितना देर बैठ के हम रह सकते हैं? जिससे एक जैसे देखिए, अब सिंगापुर बना रहे हैं, आप मालदीव बनवा रहे हैं, तो कैसे चलेगा काम? देखिए चलेगा काम, इसको मालदीव ही बनना होगा क्योंकि सिंगापुर तो बनने का है नहीं। ये चाह रहे हैं कि यहाँ के लोग कृषि करें या फिर इंडस्ट्री खोले, और इधर ये गंगा जो भेजे हैं इससे बंगाल के खाड़ी में। इसमें इंडस्ट्री लगेगा? आपको लग रहा है लगेगा इंडस्ट्री लगेगा? पेड़ पे इंडस्ट्री बोले हैं लगाएंगे, जो पानी आने के बाद जो है पेड़ पे इंडस्ट्री ऊपर आएगा। हाँ, इंडस्ट्री ऊपर रहेगा। जितना भी जो है पेड़ पे इंडस्ट्री, फैक्ट्री, IT सेक्टर जितना भी आएगा कंपनी सब ऊपरे बनेगा। धरातल सटने ही नहीं देना है। धरातल पे जब यहाँ नेता का वात नहीं रहा तो धरातल पे फैक्ट्री, इंडस्ट्री कहाँ से होगा शेरा भाई? सही बात कर रहे हैं शुभम। धरातल पे कभी देखे हैं नेताजी का बात कभी धरातल पे रहा? दिख ही नहीं रहा, ऊपरे दिखता है सब। ऊपरे हमेशा दिखता है। नेताजी बढ़िया सोच रहे हैं, बताएं। हाँ, नेताजी अच्छा सोच रहे हैं कि राघोपुर के जनता को अब आसमान में रखना है, नीचे जमीन से सटने ही नहीं देना। जैसे हमेशा नेताजी हेलीकॉप्टर से देखते हैं और ट्विटर पे पोस्ट करते हैं, उसी तरह सोचे हैं अपना जनता को भी हेलीकॉप्टर ना सही पेड़ पे जरूर ले जाएंगे। पेड़ पे आराम से मकान बना के अपना मतलब हम लोग का विकास अब बिल्कुल एकदम 110% हाथ मिलाइए। 110% विकास। नेताजी को मानेंगे, नेताजी का बात है तो माना जाएगा कि पेड़ पे मकान बना लिया जाए। अब बाकी तो हमको नहीं लगता है आज तक कि कोई नेताजी बताए हैं कि यहाँ का समस्या कैसे खत्म होगा। लेकिन एक समस्या जो नेताजी से बात करने पे हमको लगा कि यही है कि पेड़ पे मकान बना। वो तरीके है वही अभी तो दिखा है वो हमको दिखा। सुन भाई एक बात बताओ कि हम न्यूज़ में डेली देखते हैं कि हमारा देश को न्यूज़ वाला से, हम तो नहीं देखे अभी तक के, न्यूज़ वाला से बताता है, चाहे कहीं सुनबो नहीं किया है, न्यूज़ में सुनाया है कि जो हम अपन देश है चौथा अर्थव्यवस्था बन गया, यानी कि अर्थव्यवस्था यहाँ पे चौथा आ गया है। तो अब बताओ कि कैसे नापता उपता कैसे है कि अर्थव्यवस्था चौथा हो गया हमारा देश? देखिए शेरा भाई, ये प्रोपगंडा है। मीडिया, न्यूज़ चैनल ये सब का प्रोपगंडा मानते हैं। अच्छा। हम अपना स्तर से एक आपको बात बताते हैं। बताओ। विकास का पैमाना जो है ना, नापने के लिए
आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। स्कूल में शिक्षक का मूल्यांकन जो होता है, शिक्षक के पढ़ाई का स्तर या शिक्षक के मूल्यांकन जो हुआ, क्लास के पीछे बैठे हुए छात्रों के विकास पे डिपेंड करता है। अच्छा। और क्लास के सबसे कमज़ोर विद्यार्थी पे डिपेंड करता है कि कमज़ोर विद्यार्थी हमारा कहाँ तक पहुँचा है। उसी तरह देश के विकास का मूल्यांकन कोई बड़े महानगरों और वहाँ की चकाचौंध रोशनी, वहाँ की इंडस्ट्री, फैक्ट्री से नहीं कर सकते। विकास की मापदंड की पैमाना यही होना चाहिए कि जब गांव और कस्बों में, जब छोटे गांव और कस्बों में बाढ़, प्रकृति आपदा आए तो वहाँ क्या सहूलियत देती है सरकार। लेकिन जब ये चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में सहूलियत के नाम पे आपके समक्ष है कि सबसे पहले तो पानी घर तक दिख रहा है, सबसे पहले हमारे घर तक पानी भेज दिया गया, पानी पहुंचा दिया गया। अरे भाई, तो बताओ कि कैसे विकसित हो गया रे, कैसे हम तो चौथा अर्थव्यवस्था में आ गए। अब देखिए, हम सोच ही नहीं पा रहे। देखिए सबसे बड़ा झोल आज पता है शेरा जी कहाँ है? बाढ़ आया हुआ है, आप जनता को ही देख रहे हैं पत्रकारिता करते हुए। हाँ। देख रहे हैं कि नहीं? जनते पत्रकार है। हाँ, जनता पत्रकार। रियल पत्रकार कहाँ? उधर एसी में। एसी में पत्रकार लोग बैठे हुए हैं जो अपना स्तर से और सरकार के स्तर से विकास के पैमाना, सरकार ऊपर देखता है वैसे। हाँ, वैसे वैसे ही ड्रोन से देख के वो विकास के पैमाना बता चुके हैं कि हमारी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है भारत। और लेकिन जो है ज़मीनी स्तर पे और ज़मीनी हकीकत को देखें तो ज़मीनी हकीकत यहाँ है, और ज़मीनी हकीकत यहाँ है कि पूरा क्षेत्र अभी बिहार का त्रासदी में फंसा हुआ है। और टीवी पे हल्ला होगा कि जापान को पीछे छोड़ के हमारा देश भारत आगे निकल चुका है। बिहार तो अभी भी गर्त में है, और बिहार जैसा क्षेत्र। तो यहाँ यही होता है कि बड़े महानगरों को देख के लोग विकास की पैमानों, जिस तरह से कक्षा में शिक्षक का मूल्यांकन कक्षा के सबसे कमजोर छात्र से नापा जाता है, उसी तरह हमेशा विकास जो है और डेवलपमेंट का मापदंड जो है ना शेरा भाई, वो होना चाहिए जो ग्रामीण इलाके में, ग्रामीण कस्बों में, गाँव में रह रहे हैं और वहाँ पे प्राकृतिक आपदा, बाढ़ जैसी आपदा आ रही है, तो सरकार क्या सहूलियत दे रही है। अगर वहाँ पे सहूलियत पहुँचती है और इस न्यूज़ को कि जब बिहार में बाढ़ आई थी तो एक भी आम जनता जो है नहीं मरा है, एक भी गरीबी से बेघर नहीं हुआ है, एक भी भूखमरी से जी नहीं रहा है, हर जनता के पास 4-5 दिन के लिए खाने के लिए सरकार बंदोबस्त कर रही है, ऊंचे जगहों पे रहने के लिए उसका पलायन करवा रही है, तब हम मानेंगे कि हमारा देश विकसित है। अन्यथा हम इस बात को शेरा जी हमेशा नकारते हैं कि विकास की पैमाना जो है बड़े बड़े महानगरों के स्ट्रक्चर, कंपनियां और वहाँ के पत्रकारिता, वहाँ बैठे जो कुछ पत्रकार हैं उनकी जो सरकार की बोली है वो बोलते हैं कि हमारा देश जापान को भी पीछे छोड़ चुका है। लेकिन अगर ग्रामीण स्तर पे, कस्बों के स्तर पे, गाँव के स्तर पे आते हैं तो हमारी स्थिति ऐसी है कि अभी खाने के लाले पड़े हुए हैं, भोजन नहीं जुट रहा है, बच्चे रो रहे हैं, माँ उसे एक उम्मीद दे रही है। पता है कितना घर में हम देखे हैं, पता है क्या है, एक चूल्हे पे गर्म पानी कर रही है और बच्चे, रात का समय है, बच्चे को बोल रही है बेटा खाना बन रहा है। माँ को भी पता है हमारा बच्चा भूखे पेट सोएगा, लेकिन एक उम्मीद और आश्वासन दे रही है वो माँ। यहाँ तो नेता आश्वासन भी नहीं दे रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तो हम कैसे बोले कि हमारा अर्थव्यवस्था चौथा अर्थव्यवस्था है? हम इस बात को नहीं मानते। यानी आपका कहने का मतलब बिहार की स्थिति देख के लग रहा है आपको कि भारत का अर्थव्यवस्था चौथा अर्थव्यवस्था? बिल्कुल चौथा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। इतना अच्छा से समझा दिया।